मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र आनंद शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जानते हैं हम एमपीपीएससी मेंस पढ़ रहे हैं और तीसरे पेपर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो पार्ट है उसकी दूसरी यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं और आज दूसरी यूनिट यानी कंप्यूटर विज्ञान और गणित इसमें है, उसका हम तीसरा लेक्चर लेकर उपस्थित हूँ मैं आपके सामने। आप जानते हैं पहले लेक्चर में हमने कंप्यूटर को समझा, उसके प्रकार को और विशेषताओं को समझा था। दूसरे में हमने कंप्यूटर की पीढ़ियों की चर्चा की थी। मुझे उम्मीद है कि आपने दोनों लेक्चर्स देख लिए होंगे और नोट्स बना लिए होंगे। आशा करता हूँ आप निरंतरता अपनी स्टडी में लेकर आ चुके होंगे और जितना मुझे समय मिल पा रहा है मैं आपके लिए मेंस का टू द पॉइंट सेलेक्टेड कंटेंट लेकर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप भी इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम मेमोरी अर्थात स्टोरेज डिवाइस की बात करने वाले हैं। दोस्तों आप जानते हैं मेमोरी शब्द आपने भी सुना होगा। मेरी मेमोरी कम हो गई है, मेरी मेमोरी में कुछ रहता नहीं। इसका क्या तात्पर्य है? मेमोरी को हम हिंदी में स्मृति कहते हैं। स्मृति को और सरल भाषा में याद कह सकते हैं। अर्थात अगर हमारे संदर्भ में देखें तो हमारे मस्तिष्क द्वारा आंकड़ों को, तथ्यों को स्टोर करके रखना ही मेमोरी कहलाता है। हम अतीत की बातों को याद रखते हैं, पढ़ने के दौरान भी हम चीज़ों को याद करते हैं, ये हमारी मेमोरी कहलाती है। इसी प्रकार कंप्यूटर भी एक मशीन है, वो भी डाटा का प्रोसेसिंग करती है, तो उसे भी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम इनपुट देते हैं, पहले वो मेमोरी में उसको स्टोर करता है, फिर प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट को फिर से मेमोरी में स्टोर करता है और फिर हमें दे देता है। इसके साथ साथ हम कंप्यूटर में लंबे समय के लिए भी बहुत सारे डाटा को सेव करके रखते हैं, वो भी इसकी मेमोरी का ही काम है। तो यह कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर हमने संरचना के रूप में समझा था, उसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो तीसरा अंग था, इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का अभिन्न अंग है मेमोरी। आशा है आपको समझ आ गया होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में हमने अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू को देखा था, इसके बाद में सीयू को देखा था, कंट्रोल यूनिट, और तीसरा जो भाग था सीपीयू का वो था मेमोरी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेमोरी की परिभाषा और अवधारणा समझ में आ गई होगी। एक लाइन में हम कैसे परिभाषित करेंगे अगर 2 नंबर में मेमोरी आता है? वह इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था जिसमें सूचनाओं को, डाटा को संग्रहित किया जाता है। क्या किया जाता है? संग्रहित। यहाँ आप संग्रहित की जो वर्तनी है ना, इस पर संदेह ना करें, ये पूरी तरीके से सही है। मित्रों, मेमोरी के प्रकारों की यदि हम बात करें तो ये सामान्यतः 2 प्रकारों की मानी जाती है, प्राथमिक और द्वितीयक। दोस्तों सारा शब्दों का खेल होता है। शब्दों को आपने पकड़ना एक बार सीख लिया, उसके अर्थों को समझ लिया, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। यहाँ प्राथमिक और द्वितीयक नामक 2 शब्द मेमोरी के साथ में लगा दिए गए हैं। आप जानते हैं प्राथमिक का तात्पर्य होता है जो अनिवार्य है, जो मूलभूत है, जिनकी पहले आवश्यकता है। सबसे पहले प्राथमिक, जैसे आप स्कूल में जाते हैं प्राथमिक विद्यालय, फिर माध्यमिक आता है, फिर हायर सेकेंडरी। प्राथमिक यानी फंडामेंटल, जैसे कहते हैं बहुत आवश्यक जो चीज़ होती है। जैसे हमारे शरीर की बात करें तो क्या क्या प्राथमिक है हमारे लिए? वायु है ना, जल, भोजन, ये प्राथमिक आवश्यकताएं हमारी। फिर इनकी पूर्ति होने के बाद हम द्वितीयक आवश्यकताओं पर जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होगा। यानी किसी कंप्यूटर को कंप्यूटर होने के लिए जिस मेमोरी की ज़रूरत होगी उसे प्राथमिक मेमोरी कहेंगे। जैसे मित्रों, कंप्यूटर को आप जैसे ही ऑन करते हो, सबसे पहले वो डिस्प्ले पर कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना, उसमें उसका नाम बताएगा कि विंडोज़ है, 10 है, 11 है। फिर आपका वेलकम करेगा, फिर आपसे पासवर्ड की मांग करेगा और फिर वो डेस्कटॉप पर विभिन्न आइकॉन को प्रदर्शित करेगा। ये बात कंप्यूटर को किसने बताई? क्या कोई प्रोग्राम ऐसा लोड किया गया है? उत्तर है हाँ। ये इसका मूलभूत प्रोग्राम है कंप्यूटर का, वो इसकी प्राथमिक मेमोरी में लोड किया हुआ होता है, जिसे हम रोम, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसे डिलीट नहीं किया जा सकता, ये एक बार लोड हो जाता है। हालांकि रोम के और भी टाइप हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार की मेमोरी
कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कहलाती है। मित्रों, यह स्थायी भी होती है और अस्थायी भी होती है। हम ऐसा कह सकते हैं, प्राथमिक मेमोरी वह मेमोरी है जो कंप्यूटर के सीपीयू के साथ जुड़ी होती है। इसे अलग से जोड़ा नहीं जाता, ये कंप्यूटर के साथ ही जुड़ी होती है और जिसके दो प्रसिद्ध प्रकार रैम तथा रोम है। आप जानते हैं, आगे हम इसको विस्तार से भी चर्चा में लेंगे। तो ये सीपीयू से जुड़ी होती है और इसका कार्य होता है प्रोसेसिंग करना। तो प्रोसेसिंग में उपयोग होने वाली मेमोरी प्राथमिक मेमोरी कहलाती है। उदाहरण के लिए रैम और रोम। ये कैश मेमोरी को कई विद्वान माध्यमिक मेमोरी भी कहते हैं, हालांकि इसे भी प्राथमिक मेमोरी माना जाता है। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, माध्यमिक मेमोरी इसे क्यों कहते हैं। हम अगर द्वितीयक मेमोरी की बात करें तो मित्रों, ये सीपीयू के साथ जुड़ी नहीं होती, इसे अलग से ऐड किया जाता है और इसे निकाला भी जा सकता है। इसकी क्षमता के अनुसार हम अलग अलग कंप्यूटर्स में प्रयोग में लाते हैं। ये एक स्थायी मेमोरी होती है। इधर प्राथमिक मेमोरी स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार की है, मैं बता दूंगा कैसे है। पर जो द्वितीयक मेमोरी है वो स्थायी मेमोरी, यानी जब तक आप खुद डिलीट नहीं करोगे डाटा तब तक उसमें रहेगा। चाहे कंप्यूटर अचानक बंद हो जाए, उस मेमोरी को निकाल के आप दूसरे सिस्टम में लगा दो तो भी वो आपका डाटा है सुरक्षित रहेगा। इसी हिसाब से इसे स्थायी मेमोरी कहा जाता है। अब इसे पृथक से जोड़ा जाता है, ये बात मैंने आपको बता दी। बैकअप हेतु सामान्यतः हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे आपका बहुत सारा डाटा सूचनाएं हैं, उसको बैकअप के तौर पर भंडारित करके रखना है, तो आप क्या करोगे, द्वितीयक मेमोरी जो विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें मेमोरी कार्ड, फ्लैश मेमोरी, सीडी, डीवीडी, है ना, मैग्नेटिक डिस्क, इन सब का प्रयोग करते हैं। उसमें उस डाटा को स्टोर कर लोगे और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी सिस्टम में लगाकर उपयोग में ले आओगे। तो ये कहलाती है द्वितीयक मेमोरी। आशा है इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा वर्गीकरण इसका समझते हैं कि कैसे कैसे मेमोरी के प्रकार होते हैं और फिर हम इनको एक एक करके समझेंगे भी, ताकि आपको कोई सा भी प्रश्न बने मेमोरी पर सीधा 10 नंबर का प्रश्न बन सकता है या फिर 7 नंबर का बन सकता है या फिर 2 मार्कर एक एक मेमोरी पर बन सकता है। तो आप ध्यान से यहाँ पर सुनेंगे। मेमोरी एक तरफ है प्राथमिक मेमोरी, दूसरी तरफ द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी स्थायी भी होती है, अस्थायी भी होती है। अब कौन सी स्थायी है, तो स्थायी मेमोरी में आती है रोम, अर्थात रीड ओनली। शब्द से ही आपको स्पष्ट हो चुका होगा, रीड ओनली, यानी जिसके प्रोग्राम को केवल पढ़ा जा सके, रीड ओनली, ठीक है, मिटाया नहीं जा सकता। हालांकि बाद में रोम को भी हम मिटा के दोबारा, लेकिन फिर सिस्टम का प्रोग्राम ही बदल जाएगा अगर उसको आप दोबारा, क्योंकि इसमें प्रोग्राम ही तो लोड होता है, मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड होता है इसमें। जैसे प्रोम, इसका मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर है ई प्रोम, ई का मतलब यहाँ हो जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और फिर ई प्रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म है। एक एक करके मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा। अस्थायी मेमोरी रैम। अब इसे अस्थायी क्यों कहते हैं मित्रों, जब भी कोई आपका प्रोग्राम रन होता है वो रैम पर ही रन होता है। जैसे आप कोई सा वर्ड चला रहे हो, वर्ड प्रोसेसिंग, तो जब तक आप उसके MS वर्ड में काम कर रहे हो उस डाटा को सेव नहीं करते हो, कंट्रोल S के द्वारा उस फाइल को सेव नहीं करते हो, वो रैम पर कार्य चलती रहती है और वो आपका MS वर्ड भी रैम पर चलता है। जैसे ही लाइट चली जाए, है ना, विद्युत व्यवधान हो जाए, तो आप सिस्टम दोबारा चालू करोगे तो आपको MS वर्ड चालू नहीं दिखेगा। ये क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि रैम पर चल रहा था और रैम अस्थायी मेमोरी मानी जाती है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। रैम के 2 प्रकार माने गए हैं दोस्तों। कौन कौन से प्रकार है रैम के 2? एक है डायनेमिक रैम और एक स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम यानी गतिशील रैम और स्टैटिक यानी स्थिर वाली रैम। डायनेमिक रैम, इसमें कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है और दूसरी को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, बस इतना आप याद रखना। तो ये हो गई हमारी प्राथमिक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी में हम देखेंगे मैग्नेटिक टेप। क्या होती है मैग्नेटिक टेप, मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें हम फ्लॉपी हार्ड डिस्क को देखेंगे। फिर ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें हम BRD, CD और DOD, DVD को देखेंगे। इधर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में जैसे हम सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी कहते हैं, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, आपने देखा होगा इनको भी। माध्यमिक मेमोरी में आपको बताऊंगा जिसमें कैश व रजिस्टर सम्मिलित हैं। ठीक है मित्रों, अब कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए सुनने के लिए ध्यान से। इन सभी मेमोरी जो हमने वर्गीकरण में समझा, इनको समझने से पूर्व
आइए मैं आपको बताता हूँ मेमोरी की कार्यविधि। दोस्तों, एक तरफ आपको नज़र आ रहा है CPU, ये देखिए, और एक तरफ आपको नज़र आ रहा है स्टोरेज यानी मेमोरी। अब इस मेमोरी में रोम भी है, रैम भी है और हार्ड डिस्क भी है, और ये CPU है। CPU के अंदर ही ये मेमोरी है, हालांकि बाहर अलग चीज़ ही नहीं है। पर मेमोरी और CPU का कनेक्शन कैसा होता है, बीच में एक मेमोरी बस होती है। इधर से डाटा इधर आता है और इधर भी, दोनों तरफ डाटा जाता है, प्रोसेसिंग के लिए आता है, प्रोसेसिंग के बाद वापस मेमोरी को चला जाता है। अब इन दोनों के बीच में कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी होती है। क्यों होती है? गति बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ डाटा आएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जो आवश्यक डाटा है वो कैश में रख लिया जाता है, और इसको जब तक CPU प्रोसेस करता है, रैम रोम से और डाटा यहाँ पर आ जाता है कैश में। तो इसीलिए इनको माध्यमिक मेमोरी कहा जाता है। किनको? कैश व रजिस्टर को। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये सबसे तीव्र मेमोरी है और बहुत छोटी मेमोरी होती है, इसमें कोई बड़ी क्षमताएँ नहीं होती है, क्योंकि इतनी आवश्यकता ही नहीं होती है। CPU यूज़ कर लेता है, वापस लौटा देता है, इसलिए। तो आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल मैंने सरल भाषा में बताने की कोशिश की है। अब मेमोरी की कार्यविधि के बाद हम आ जाते हैं मेमोरी के अलग अलग प्रकारों की चर्चा पर। अब हम शुरुआत करने वाले हैं प्राथमिक मेमोरी से। प्राथमिक मैं आपको समझा चुका हूँ। क्या होता है प्राथमिक का मतलब? जो अनिवार्य है, जो मूलभूत है, जो कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए ज़रूरी है दोस्तों। अब इसमें पहली हमारी मेमोरी है रोम। आप ध्यान से सुनते जाना। रोम, सबसे पहले अगर रोम आता है तो आप क्या लिखोगे परीक्षा में? फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। फिर क्या बताओगे? ये स्थाई है। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी तो है ही सही। प्रोग्राम लोड होता है इसमें, मैंने आपको बता दिया। कंप्यूटर इसे केवल पढ़ सकता है, अर्थ से समझ में आ रहा है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर इनके प्रकार बता देना, कौन कौन से? ई प्रोम, प्रोम और ई प्रोम। ठीक है, ये मैंने इसको फुल फॉर्म लिख दिया है। आशा है इतना आपको समझ में। यहाँ जो ई प्रोम है, इरेजेबल, इसमें क्या होता है मित्रों? पराबैंगनी किरणों के माध्यम से डाटा को हटा दिया जाता है और दोबारा, इरेजेबल मतलब जिससे डिलीट किया जा सके। ठीक है, और फिर ई प्रोम में या फिर इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत के द्वारा, इसको विद्युत वाली तकनीक के द्वारा तो इसको डिलीट किया जा सके, इसलिए ई प्रोम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रैम की। रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसका मतलब है इसको रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, यानी अगर विद्युत इंटरप्ट हो जाए तो इसका डेटा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी कहते हैं। ये प्रोसेसिंग के दौरान यूज़ होती है। एस रैम, डी रैम इसके प्रकार है, जिसे स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम कहते हैं। इतना आप लिख दोगे, काम बन जाएगा। एक्सेस टाइम डाटा की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। सूचना रैम में चाहे कहाँ भी हो, पढ़ने में एक समान समय लगता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। रैम और रोम में आपको अंतर पूछा जाए तो आप आराम से बता देना। पहले प्रकार बताना, किस प्रकार की मेमोरी है। रैम अस्थायी है, रोम स्थायी है। फिर बताना ये प्रोसेसिंग में यूज़ होती है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड होता है। इसमें एस रैम, डी रैम टाइप है, इसमें प्रोम, ई प्रोम ये टाइप है। तो आराम से बता दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, बात करके थोड़ी सी वर्चुअल मेमोरी पर। वर्चुअल शब्द आभासी का इंग्लिश है। तो आभासी यानी क्या है? वास्तविक मेमोरी नहीं है। जी बिल्कुल, ये वास्तविक मेमोरी नहीं है। क्या होता है मित्रों, कई बार जब हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लोड करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं, तो जो रैम होती है ना, वो फुल होने के बाद वो सिस्टम लोड नहीं होता है। तो कंप्यूटर क्या करता है? हार्ड डिस्क से कुछ स्टोरेज उधार ले लेता है। ये मेमोरी मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ठीक है, तो इसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। जैसे आपने 10 MB का सॉफ्टवेयर डालना था, कोई ऐप डालना था, आपकी रैम सिर्फ 5 MB बची हुई है, तो 5 MB क्या करेगा कंप्यूटर? हार्ड डिस्क से उठा लेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मेमोरी प्रबंधन की एक अवधारणा है आभासी मेमोरी, जो क्या करेगी? रैम स्टोरेज फुल हो जाता है तो वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल कर देता है उस प्रोग्राम को। तो ये वर्चुअल मेमोरी का आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे माध्यमिक मेमोरी की। क्या है माध्यमिक मेमोरी? मेमोरी और CPU के बीच मध्य की तीव्र मेमोरी इसे कहते हैं। जो मेन मेमोरी होती है और CPU होता है, उसके बीच की। CPU ही मेमोरी भी CPU में ही आती है वैसे तो, पर जो सहायक मेमोरी नहीं होती है क्या, कहने को CPU, हम उसका मतलब यहाँ ले रहे हैं ALU और CU। ठीक है, इन दोनों को जब हम बात मेमोरी की अलग से करते हैं तो CPU के अंतर्गत ALU और CU ही हम मान के चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कैश मेमोरी। इसमें देखो माध्यमिक में कैश का मतलब मेमोरी का है CPU या मेन मेमोरी के बीच में होती है, सबसे छोटी और तीव्र मेमोरी है। फास्टेस्ट एक्सेस मेमोरी है, बहुत तीव्र गति से काम करती है ताकि कंप्यूटर जल्दी गणनाएं कर सके। CPU के द्वारा इसे बार बार उपयोग
में लाया जाता है। कैश के बाद हम बात करते हैं रजिस्टर की। ये भी माध्यमिक मेमोरी है दोस्तों। जैसे हम कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं तो सबसे पहले रजिस्टर में ही जाकर सेव होता है। यह अस्थायी व फास्टेस्ट स्टोरेज कहलाता है। चाबी दे। हाँ, इस जैसे हम प्रकार की बात करें इसकी, तो इसमें एक्यूमुलेटर होता है एक, दूसरा MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, तीसरा है MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इसे कहलाता है, चौथा IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसे हम बोलते हैं दोस्तों। इसे हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। एक्यूमुलेटर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ एक्यूमुलेटर के बारे में। मित्रों, एक्यूमुलेटर क्या होता है? जैसे सिंपल सी बात है, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं कुछ संख्याएं आपको बताऊँगा, आप जोड़ना और बताना। तो जैसे मैंने कहा 10 और 5, आप बोलोगे 15, फिर 7 आप बोलोगे 22, फिर मैं कहूँगा 8 और जोड़ दो, फिर आप कहोगे 30, फिर बोलूँगा 15 और जोड़ दो, फिर आप कहोगे 45। तो आपने क्या किया, जैसे मैंने आपको शुरू के 2 आंकड़े दिए तो उसको प्लस करके आपके माइंड में सेव कर लिया। जैसे मैंने कहा 8 और 7, आपने कहा 15। आपने 15 को याद रखने के लिए मेमोरी का यूज़ किया या नहीं किया? किया है। फिर मैंने 15 में 7 प्लस करवाया था, फिर आपने 22 को याद रखा। तो ये जो माध्यमिक परिणामों को सेव करके रखती है वो एक्यूमुलेटर कहलाती है। जैसे कंप्यूटर को हमने जोड़ने के लिए कहा 5 + 6 + 1, तो इन्होंने क्या किया, 5 + 6 को जोड़ा पहले 11, फिर इसमें 1 और प्लस कर दिया 12। तो एक्यूमुलेटर ने 11 याद रखा, फिर उसको एक और जोड़ने को कहा गया, 12 जोड़ दिया। ये आपको समझ आ गया होगा, यानी मध्य के परिणाम को स्टोर करने के लिए अब आप इसको आसानी से बता दोगे। अब आप बफर मेमोरी की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बफर मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है दोस्तों। प्रोसेसिंग के पूर्व या पश्चात का स्टोरेज कैश के ही समान इसमें स्टोर होता है। यानी कैश और बफर में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बफर कुछ अस्थायी स्वरूप की मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे उम्मीद है कि प्राथमिक मेमोरी और माध्यमिक मेमोरी में अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब थोड़ी चर्चा हम करेंगे द्वितीयक मेमोरी पर। डाटा या इन्फॉर्मेशन को अधिक मात्रा में संग्रहित करने के लिए, देखो सरकारी कार्यालयों में वर्षों का डाटा अभी डिजिटल किया जा रहा है। कितना बड़ा डाटा होता है। यहाँ तो चलो सरकारी दफ्तरों की बात है, और इतना बड़ा बड़ा डाटा होता है म्यूजिक इंडस्ट्री, अनुसंधान इंडस्ट्री, आप देखोगे अंतरिक्ष क्षेत्र है ना, सुदूर संवेदन के क्षेत्र, कितना डाटा होता है। हज़ारों सैकड़ों GB TB डाटा होता है। उनको क्या करेंगे, उनको स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए द्वितीयक मेमोरी की अवधारणा आई है। ठीक है, आप परिभाषा बता देना। यह एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है, स्थायी है साहब। क्यों है स्थायी? क्योंकि इसमें डाटा स्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है। प्रकार की हम यहाँ बात करें तो 3 प्रकार इसमें आएंगे, ये बात याद रखना मेरे मित्रों। कौन कौन से? मैग्नेटिक स्टोरेज, शब्दों को पकड़ना, मैं शब्द को ही बहुत ध्यान देने की बात आपसे हमेशा करता आया हूँ, शब्दों को पकड़ना। मैग्नेटिक स्टोरेज का मतलब चुंबकीय स्टोरेज, यानी जिसका कॉन्सेप्ट चुंबकीय भंडारण तकनीक पर आधारित हो। फिर है ऑप्टिकल, यानी प्रकाशीय विधि पर आधारित मेमोरी। फिर है सॉलिड स्टेट स्टोरेज, यानी इलेक्ट्रॉनिक चिप स्टोरेज जिसे हम कहते हैं। ये 3 प्रकार की मेमोरी की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझ भी लिया जाए इनको। चलो आ जाओ, थक तो नहीं रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो ना? ठीक है, अगर आप थक गए तो फिर आपके लिए ये यात्रा नहीं है। मैग्नेटिक स्टोरेज यह स्थायी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। डायरेक्ट एक्सेस यानी जहाँ का फोल्डर का डाटा देखना सीधा जाके देख सकते हैं कि नहीं? वैसा थोड़ी बोलेगा कि ये फोल्डर देखो पहले फिर भी देखो, कोई क्रमानुसार नहीं रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। यह स्थायी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, फिर बताओगे धातु या प्लास्टिक डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। मैग्नेट का मतलब ही चुंबक होता है, तो चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाकर इस विधि से इसमें डाटा भंडारण किया जाता है। डाटा रिकॉर्ड करने व पढ़ने के लिए, है ना, डाटा को सेव करना और पढ़ने के लिए क्या, रीड राइट हेड होता है इसमें। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। जो क्या करता है, उस डिस्क के चुंबकीय पैटर्न में बदलाव कर देता है और चुंबकीय पैटर्न में बदलाव करके डाटा को स्टोर कर लेता है। ये आप इसकी तकनीक याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से कि आप मैग्नेटिक डिस्क कैसे काम करती है। तो रीड राइट हेड होता है इसमें, और ये चुंबकीय पैटर्न में परिवर्तन के आधार पर काम करता है, पैटर्न बदल कर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें देखो,
मैग्नेटिक स्टोरेज में एक हार्ड डिस्क आएगी कंप्यूटर की, फ्लॉपी डिस्क आएगी और मैग्नेटिक टेप। ये बात की दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये पूछी जाएंगी, फिर भी मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा। हार्ड डिस्क आपको पढ़ना है अच्छे से। आ जाओ मैदान में। हार्ड डिस्क, एकाग्रता, वीडियो को पॉज करके सांस ले लो 30 सेकेंड, ज़्यादा लोड पड़ रहा हो तो। मैग्नेटिक डिस्क का एक प्रकार है हार्ड डिस्क, पहली लाइन। दूसरा क्या है? स्थायी है, डायरेक्ट एक्सेस है, सहायक मेमोरी है। फिर क्या? क्षमता अधिक है, गति तेज है। बिल्कुल सही बात। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर तथा विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में ही स्टोर किए जाते हैं। क्लियर हो रहा है? उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। समझा देता हूँ। हार्ड डिस्क कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है, हम बहुत सारे सिस्टम के साथ साथ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, है ना, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तब इनको एक एक करके बताऊंगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन्हें कहते हैं जो आपको उपयोग के लिए आप डाउनलोड करते हो। जैसे अभी क्या बताऊं आपको, उदाहरण के लिए MS वर्ड है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको पत्र बनाना है, पावर पॉइंट है, वो बना एनिमेशन बनाना है, तो उनको क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनको डाउनलोड करना पड़ता है ना। आपके फ़ोन में भी आपने बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर रखे होंगे, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जो आपके सिस्टम को चलाता है, जैसे एंड्रॉयड है और UV कौन सा, एप्पल, ये है ना, इसको समझ गए। तो हार्ड डिस्क क्या करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनको इसमें इंस्टॉल किया जा सकता है। मुख्यतः इसका जो उपयोग है वो क्या है, डाटा के स्टोर भंडारण के लिए। अब ये दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक और एक बाह्य। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क में डेटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लिखा या पढ़ा जाता है। कौन सी टेक्निक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये चुंबकीय भंडारण की मेमोरी है, तो इसमें कौन सी विधि काम में आएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल। रीड राइट हेड से डिस्क के भौतिक संपर्क नहीं होता, लेकिन गैप अत्यंत कम होता है। इसकी जो डाटा पढ़ने के लिए जो रीड राइट हेड होता है वह इसके अत्यंत निकट होता है। उसमें जब कुछ धूल के कण घुस जाते हैं तो कई बार ये हार्ड डिस्क जाम हो जाती है, आपने देखा होगा। फिर हम उसको साफ़ करके लगाते हैं, फिर से कंप्यूटर चलने लगता है। ठीक है, बहुत व्यवहारिक चीज़ है, आपने भी देखा होगा। तो ये रीड राइट हेड प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होता है, लेकिन अत्यंत निकट होता है। मैग्नेटिक डिस्क को सकेंद्रित वृत्तों में बांटा गया है। जो हार्ड डिस्क की जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क है उसको देखो ऐसे सकेंद्रित, मतलब ये सारे जितने भी वृत्त हैं ना, मैंने यहाँ बनाया आपके लिए, इन वृत्तों का केंद्र एक ही है ना, एक ही केंद्र है। सकेंद्रित वृत्तों में बांटा गया है। अब फिर ये जो वृत्त है ना, इनको ट्रैक कहते हैं अपन। ये एक ट्रैक, दो ट्रैक, तीन ट्रैक। फिर इस ट्रैक को फिर से सेक्टर में बांट दिया। देखो ये एक ट्रैक है, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ ये एक ट्रैक है। फिर ट्रैक को फिर इस सेक्टर में बांट दिया, इतना इतना एक सेक्टर है। फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेक्टर, इनमें डाटा स्टोर होता है। ठीक है, ओके। प्रति सेक्टर 512 बाइट का स्टोरेज क्षमता होती है। एक सेक्टर में 512 बाइट स्टोरेज क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं। अब डाटा एक्सेस टाइम, कई बार इस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है, आप यहाँ भी थोड़ा गौर करना। दो प्रकार के टाइम होते हैं, एक होता है सीक टाइम और एक होता है लेटेंसी टाइम। मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक डिस्क होती है इसमें डाटा पढ़ने के लिए रीड राइट हेड होता है। अब जो रीड राइट हेड है वो पहले कहाँ पहुँचेगा? पहले ट्रैक पर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? इसके बाद सेक्टर पे पहुँचेगा। तो वो रीड राइट हेड ट्रैक पर पहुँचने में जितना टाइम लेता है उसे हम सीक टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब वो ट्रैक पर पहुँच गया, ट्रैक पे पहुँचने के बाद वो सेक्टर पे पहुँचेगा, तभी तो डाटा पढ़ पाएगा। तो वो फिर सेक्टर पे पहुँचने के लिए जितना टाइम लेता है उसे लेटेंसी टाइम कहते हैं। और सीक टाइम और लेटेंसी टाइम दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसे डाटा एक्सेस टाइम कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो इतना समय उसको डाटा पढ़ने में लगता है, ये आप याद रखना। अब फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप, इनके बारे में थोड़ी सी हल्की चर्चा कर लेते हैं, वैसे इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। फ्लॉपी भी एक वृत्ताकार डिस्क होती है, वर्तमान में इसका प्रचलन नहीं है, इसमें भी डाटा स्टोर किया जाता है, पर अभी अत्याधुनिक मेमोरी आने के बाद इसका प्रासंगिकता कम हो गई। मैग्नेटिक टेप, आपने पहले के ज़माने में जो 90 के दशक के दोस्त हैं उन वो टेप चलाई होगी गाँव में, गाने सुनने के लिए कैसेट आती थी। उस टेप को हम पहले गाने सुनते थे, जब वो ख़राब हो जाती थी तो उनको पेड़ पर या छतों के इधर उधर बांध देते थे और हवा चलती थी तो फिर वो आवाज़ करती थी, है ना। ये हमारा द्वितीयक उपयोग था उसका।
तो वो टेप बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी जो नए स्टूडेंट होंगे। तो वो टेप होती है, रील जिसे हम बोलते हैं। वर्तमान में उपयोग इसका ना के बराबर हो गया दोस्तों। इसमें टेप ड्राइव का उपयोग किया जाता है। अब मैग्नेटिक स्टोरेज के बाद हम आ जाते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज पर। ऑप्टिकल, जी हाँ, प्रकाशीय स्टोरेज क्या है भैया? प्रकाश आधारित स्टोरेज। आइए, डेटा स्टोर करना और रीड करना दोनों काम होता है। मेमोरी में पहले डाटा को स्टोर कर दो, बाद में जब ज़रूरत पड़े तो पढ़ लो, रीड कर लो। इन दोनों के लिए लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है इसमें। लेज़र, प्रकाश। ओके, 1990 के दशक में यह तकनीक विकसित हुई और जब से तकनीक विकसित हुई है मेमोरी के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। खास करके बड़ा डाटा संग्रहित करना अब आसान हो गया है। आपने देखा होगा सीडी, डीवीडी, है ना, फिल्में देखने के लिए हम लाते थे। स्थायी रूप से डेटा स्टोर करना यानी एक स्थायी मेमोरी, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। जो द्वितीयक मेमोरी हम पढ़ रहे हैं और द्वितीयक मेमोरी स्थायी है, तो इसके अंतर्गत मैग्नेटिक मेमोरी आ जाए, ऑप्टिकल मेमोरी आ जाए या इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज आ जाए, सभी क्या रहेगी? स्थायी मेमोरी रहेगी। ठीक है, अब इसके क्या क्या प्रकार है? ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी, बीआरडी, आपको तीनों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बात करेंगे सीडी की। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, ये क्या है? सर्पिलाकार वृत्त बने होते हैं, वो इसी टाइप की वो होती है सीडी, आपने देखी होगी। ठीक है, ऐसा सर्पिलाकार होते हैं। उसमें 120 mm में इसकी साइज होती है। व्यास होता है 120 mm, यानी इस छोर से इस छोर की दूरी 120 mm होती है। ठीक है, ये मेटल की डिस्क होती है जिस पर एल्यूमिनियम कोटिंग होती है मित्रों। और ये एल्यूमिनियम कोटिंग क्यों होती है? क्योंकि यह रिफ्लेक्शन के लिए उत्तरदायी होती है, प्रकाश का परावर्तन, और इसी सिद्धांत पे काम करती है। और इसकी सीडी की क्षमता 700 MB होती है। तो सीडी आप लाए होंगे, 2 सीडी लाते थे तब एक मूवी पूरी होती थी। लगभग 1.5 GB की एक मूवी होती है, आप जानते हो, अच्छी क्वालिटी में अगर हम लाएँ तो 2 सीडी लाते थे, पहला भाग ख़त्म होता था, फिर हम दूसरी लगाते थे, है ना, बहुत देखा है मैंने तो। अब डीवीडी की हम बात करते हैं। फिर हम डीवीडी लेकर आते थे। डीवीडी में एक ही डीवीडी में 4 मूवी आ जाती थी। देखो क्यों आ जाती थी? क्योंकि इसकी साधारण क्षमता भी 4.7 GB है, 4 मूवी आ ही जाएगी। और यहाँ से लेकर 17 GB तक की भी डीवीडी आती है। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क, प्रारंभ में लगाया जाता था, बाद में डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। तो आप दोनों ऑप्शन आ जाए तो वर्सेटाइल डिस्क लगाना। ठीक है, बीआरडी की बात करें, ब्लू रे डिस्क, कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ ऐसा है कि इसमें ब्लू लेज़र लाइट का उपयोग किया जाता है। बाकी आप सीडी, डीवीडी के बाद ही इसको लिख देना। इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। एक लेयर में 25 GB डाटा स्टोर हो जाता है, 25 GB डाटा, और टोटल 500 GB डाटा तक स्टोर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इतना याद रख लोगे? अरे रख लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप पर। अब कई बार ऐसा प्रश्न बनता है, CD रोम, CDR, CDRW, CD वॉर्म। ठीक है, तो क्या है ये? सबके साथ लगा देना, सीडी के साथ ये चारों, फिर डीवीडी के साथ चारों, फिर बीआरडी के साथ चारों, यानी 12 टाइप के क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं। तो रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, सीडी रीड ओनली मेमोरी के रूप में भी आप यूज कर सकते हो सीडी का, है ना। फिर सीडी रिकॉर्डेबल, यानी जिसको रिकॉर्ड किया जा सके। सीडी री राइट, एक बार डिलीट करके दोबारा डाल सको, इस टाइप की सीडी अलग अलग प्रकार है। वॉर्म है राइट वंस रीड मैनी, ये फुल फॉर्म है वॉर्म का, ये कोई वायरस का प्रकार नहीं है, वॉर्म। ठीक है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ये आखिरी प्रकार है मेमोरी का। मित्रों, सॉलिड स्टेट स्टोरेज वो इलेक्ट्रॉनिक चिप वाली आपने जो मेमोरी देखी है ना, बस वही है और कुछ नहीं। प्लग एंड प्लेट तकनीक, प्लग यानी उसको लगाओ और उपयोग में करो। आपने देखा होगा यूएसबी से जुड़ा रहता है, पेन ड्राइव, मेमोरी, ये इसमें आता है। प्रकार 2 है मुख्यतः, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। पहले पेन ड्राइव को देख लेते हैं। आपको कोई सा डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाना है, तो आप क्या कहोगे? यार किसी के पास पेन ड्राइव है क्या, मेरी फाइल उधर लेकर चला जाता हूँ। तो डाटा ट्रांसफ़र के लिए आप इसको उपयोग में करोगे। कई बार हमारे मोबाइल की मेमोरी जब फुल हो जाती है तो पेन ड्राइव खरीद लेते हैं, मोबाइल का डाटा उसमें ट्रांसफ़र करके सुरक्षित रख लेते हैं हमारे पास। तो डाटा को स्टोर करने के लिए भी पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं, इसे फ्लैश ड्राइव कहते हैं। दोस्तों, इसमें यूएसबी इंटरफेस होता है, यानी इसको कनेक्ट करते समय जो उसकी केबल होती है ना, वो यूनिवर्सल सीरियल बस, छोटा सर्किट बोर्ड इसमें होता है। इसकी क्षमता लगभग 1 TB तक होती है, 512 MB से लेकर, यानी बहुत छोटे से बहुत बड़ा तक होता है। मेमोरी कार्ड आपने देखा होगा, पहले पुराने फ़ोन चलाए हो तो उसमें हम चिप लगाते थे गाने सुनने के लिए, अलग से 2 GB 4 GB की चिप लाते थे।
है ना, कैमरों में ये लगी होती है ना, हैंड हेल्ड ये जो मोबाइल वगैरह है, इसके अलावा लैपटॉप में इसको लगाते हैं, टेलीफोन में, म्यूज़िक प्लेयर में आप चिप लगा के गाने सुन सकते हैं, वीडियो गेम आदि में उपयोग में लाते, तो ये भी एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी है। मेमोरी कार्ड मित्रों यही रिकॉर्डेबल, पावर फ्री स्टोरेज और स्मॉल फॉर्म फैक्टर्स ये होते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये थी हमारी मेमोरी। अब लास्ट में ये जो डायग्राम मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत काम का है दोस्तों, इस पर आप ध्यान देना। मैंने ये जो आपके लिए पिरामिड बनाया है ना, त्रिभुज, इसमें सबसे ऊपर रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, रैम, रोम, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सॉलिड स्टेट स्टोरेज ये लिखा है। अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो गति बढ़ेगी। देखो ये गति ऊपर अधिक हो रही है इधर, देखो ये नीचे से ऊपर जाओगे ना तो क्षमता कम हो जाएगी, स्टोरेज क्षमता, बस ये याद रखना, ठीक है। देख लो इसको अच्छे से। और जो रजिस्टर, कैश मेमोरी और रोम ये सेमीकंडक्टर मेमोरी कहलाती है, ये ऊपर की तीनों, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी मेमोरी की इकाई पर चर्चा कर लेते हैं कि कैसे मेमोरी को जीबी, टीबी ये क्या माया है। मित्रों आपको पता है जो कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है ना उसे बाइनरी डिजिट भाषा बोलते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब कंप्यूटर के लिए होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन, इसी को वो समझता है बस। 0 बताया तो ऑफ, 1 का मतलब ऑन, और इसी से सारी हम भाषा लिखते हैं कंप्यूटर का प्रोग्राम, 0 1 1 1 0 1 ऐसे, 2 कभी नहीं आएगा, 1 0, इसी को समझता है, इसे बोलते हैं मशीनी भाषा। और यही मेमोरी पर लागू होती है। मेमोरी में भी 1 0, एक जो अंक है आपका ये, इसको बोलते हैं डिजिट, और डिजिट का ही शॉर्ट फॉर्म है बिट, बाइनरी डिजिट का फुल फॉर्म है बिट। तो ये एक बिट है, ये एक और बिट है, तो ये 2 बिट हो गई, ठीक है। इस प्रकार सबसे छोटी मेमोरी की कोई इकाई है तो वो क्या है, बिट। लिख लो इसको, नोट कर लो, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट। 8 बिट मिलाकर एक बाइट बनता है। 8 बिट मिलाकर 2 निबल भी बनते हैं, यानी एक निबल में कितने बिट हो जाएंगे, 4। ये भी नोट कर लो, एक निबल में कितने बिट हो जाएंगे, 4 बिट। ये प्रश्न आ चुका है। अब मेमोरी का हम बढ़ते हैं। अब देखो भाई साहब, बिट के बाद बाइट हमने देख लिया, बाइट 1024 बाइट मतलब 1 किलो बाइट, फिर 1024 किलो बाइट 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट 1 जेट्टाबाइट, 1024 जेट्टाबाइट 1 योट्टाबाइट, 1024 योट्टाबाइट 1 ब्रोंटोबाइट, 1024 ब्रोंटोबाइट 1 जियोप ब्राइट, जियोप। ये सबसे बड़ी यूनिट है, और भी आगे आविष्कार हो जाएंगे क्योंकि निरंतर विकास की तरफ बढ़ रही है दुनिया। आप जब अपने व्यक्तित्व में विकास कर रहे हो तो कंप्यूटर भी करेंगे। जियोप बाइट इज़ द हाईएस्ट मेमोरी यूनिट मानी जाती है, और सबसे लोएस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी बताई मैंने आपको, बिट। मित्रों आज का आधा घंटा बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये एग्ज़ाम में 10 नंबर दिला सकता है अगर 10 नंबर का क्वेश्चन बना है। और मेमोरी से पिछली बार भी प्रश्न आया था, मुझे पता है, मैंने मेंस दिया था तो, और आने की हमेशा संभावनाएं रहती है। ध्यान से वीडियो को सुनो, नोट्स बनाओ, याद करो, मेहनत करो, कोई तोड़ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई तोड़ नहीं है मेहनत का। आलस्य को छोड़ो और मेहनत करो। जो मुझे सुधार करना है कृपा करके कमेंट में बता दो। आपके कमेंट आ ही नहीं रहे हैं तो मैं कुछ सुधार ही नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत भी पढ़ा रहा हूँ, होगा गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको तथ्य तो सही दे रहा हूँ, पर मेरा तरीका अगर सही नहीं है, क्या चीज़ और बताई जानी चाहिए, नवाचार किया जाना, आप बता ही नहीं रहे हो तो मैं भी ऐसे चलने दूंगा। तो कृपा करके आप कमेंट में सुधार के बिंदु बताएं, और आपको ठीक लग रहा हो तो वो भी बताएं, मुझे पता तो चले, नहीं तो वो होता है नहीं, बहरे सुने और अंधे बाचे, तो क्या ही कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ सिलेक्टेड कंटेंट जो लेकर आ रहा हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस का गहन अध्ययन के बाद ये कदम उठाया है। मैं अपने आप को एक उस स्थिति में ले जाना चाहता हूँ जहाँ थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास हो। उसी एहसास के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूँ। आशा है आपको लाभ होगा। कमेंट कीजिए, बताइए, एक बार फिर से अनुरोध है
चैनल को जुड़ जाइए और अपने कुछ ऐसे दोस्त हों जिनको लाभ हो सकता है तो सब्सक्राइब करने का उनको भी बोल दो, वो भी जुड़े रहेंगे, है ना, क्योंकि एक लंबी यात्रा है। हम मेंस को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, और प्रीलिम्स जब आएगी नोटिफिकेशन, हम प्रीलिम्स पर भी रेगुलर लेक्चर्स लेकर आएंगे। तो आप चैनल को खुद भी इसको एक्टिव कर लो, क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइब, और बेल घंटा जो भी दबाना है वो सब दबा दो, और लोगों को भी बता दो, सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये हमारा उद्देश्य है। बाकी और कोई पब्लिसिटी करना है ही नहीं। चलिए, आपका बहुत समय ले लिया, अब विदा चाहता हूँ। जय श्री राम, नमस्कार।